आचार्य मुकेश गुप्ता की तरफ से ज्योतिष मंत्रा में आपका हार्दिक अभिनंदन। ये चैनल बनाने की आवश्यकता मुझे इसलिए महसूस हुई कि आजकल जो योग वृद्ध प्राशर होरा शास्त्र में और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने नहीं बताए, वह योग आजकल काफी ज्योतिषियों ने अपने तरफ से बना लिए है। जैसे आपको किसी भी क्लासिक बुक में, जिनको हम ग्रंथ कहते हैं, आपको काल सर्प दोष वगैरह का वर्णन नहीं मिलेगा, लेकिन आजकल वो बताया जाता है और उसको बताते ही लोग 20-25 हजार रुपए की पूजा कराने को तुरंत तैयार हो जाते हैं और उनको कोई लाभ भी नहीं होता। इसी प्रकार साढ़े साथी सबकी बहुत बुरी नहीं होती, लेकिन साढ़े साथी के नाम से डराया जाता है। आजकल एक बड़ा योग बना दिया गया, विष योग। चंद्रमा और शनि किसी के साथ आ गए तो हो सकता है उसे कुछ तकलीफ हो, लेकिन जब उस योग का नाम विष योग बता दो और किसी को कहो कि आपकी कुंडली में विष योग है, तो व्यक्ति बड़ा भयभीत हो जाता है और उससे पीछा छुटाने के लिए वो तरह तरह के ज्योतिषियों के पास जाता है और हर कोई उसे विष योग बताता है। तो वो अंत में परेशान होके उसके पूजा पाठ कराने में कई बार तो देखा गया कि लाखों रुपए खर्च कर देता है। तो हमारे प्रयास है कि हम आपको इन सब अंधविश्वासों से दूर ले जाए और जो ज्योतिष का जो मेन उद्देश्य है कि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रकाश पैदा करना, तो हम उसकी तरफ आपको ले जाना चाहते हैं। तो आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। पिछले अध्याय में हमने राशि और नक्षत्र के बारे में नक्षत्र चक्र के एक चित्र के माध्यम से जाना था। आज हम विभिन्न भावों के बारे में जानेंगे। कुंडली के 12 भाव हमारे जीवन की कौन कौन सी घटना का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो कुंडली को 12 भागों में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, और इस तरह से 12 हाउस हमने यहाँ पे चित्र के द्वारा दर्शाए हैं। अब फर्स्ट हाउस और मेष राशि अलग है, हाउस नंबर अलग है, राशि नंबर अलग है। अगर फर्स्ट हाउस में 1 लिखा है तो हम कहेंगे व्यक्ति का लगन मेष लगन है। फर्स्ट हाउस में कोई भी नंबर की राशि आ सकती है। जो राशि पूर्व क्षितिज पे उदय होती है भचक्र के, उसको हम लगन कहते हैं। जैसे आप चित्र में देखेंगे, आप इस चित्र में देखिए, पूर्व क्षितिज में हमारी ईस्ट डायरेक्शन में एरीज साइन आ रहा है, मेष राशि। तो हम कहेंगे इस व्यक्ति का लगन मेष है। अब क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है तो कभी मेष राशि पूर्व में होगी, तो कभी यहाँ पे देखिए पूर्व में टॉरस आ जाएगी, वृष राशि आ जाएगी। तो इस प्रकार से प्रत्येक राशि लगभग 2 घंटे के लिए पूर्व क्षितिज पे उदय होती है और वही हमारा लगन कहलाएगी। फिर यहाँ पे जेमिनी आ गई, मिथुन राशि। अब पूर्व में कैंसर राशि, कर्क राशि। इस प्रकार प्रत्येक राशि पूर्व में बारी बारी से उदय होती है। सिंह राशि, फिर वर्गो कन्या राशि, तुला राशि लिब्रा, स्कॉर्पियो वृश्चिक, सेजिटेरियस धनु, कैप्रिकॉर्न मकर, एक्वेरियस कुंभ, पाइसेस मीन। तो प्रत्येक राशि का उदय ईस्ट दिशा में दिन में एक बार जरूर होता है। तो प्रत्येक राशि लगभग 2 घंटे तक ईस्ट में उदय होगी, जिसको हम लगन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि जीवन की किन किन घटनाओं को किन किन भावों से जाना जाता है। तो प्रथम भाव हमारा शरीर को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी, लाइफ इन जनरल सेल्फ। प्रथम भाव हम खुद हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छी बुरी घटनाएं घटेंगी तो वो हम प्रथम भाव से तो उसको जरूर ही देखेंगे। प्रथम भाव से हम व्यक्ति का मान सम्मान, अपयश, यश, जो भी घटनाएं हमारे जीवन में होती है वो सारी घटनाएं हमें प्रथम भाव से देखनी चाहिए। प्रथम भाव कुंडली का लगन कहलाता है। यह हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। यह व्यक्ति का शरीर है। अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं है तो वह लाइफ में ज्यादा कुछ सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो प्रथम भाव बॉडी होने के कारण ये हमारे स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करती है। और जब भी हमारे पास हमारे शरीर में कोई बीमारी आती है तो उस समय हमारा लगन जरूर पीड़ित होता है। ये बाद की चर्चा का विषय है कि इसके हमें अच्छे फल मिलेंगे या बुरे फल मिलेंगे, तो वो ग्रहों के कॉम्बिनेशन वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा भाव वेल्थ है।
ये वेल्थ वो वाली वेल्थ है जो हमारी बैंक में जमा होती है, जमा पूंजी। सेकंड हाउस जो कुंडली का है ये जमा पूंजी का हाउस है, हाउस ऑफ वेल्थ है। ये आपकी वाणी है, आप कैसा बोलेंगे। शुक्र यहाँ पे है, संगीत में वाणी होगी, आपकी मधुर वाणी होगी। ये फैमिली है, ये हमारा कुटुंब स्थान भी कहलाता है। यह फैमिली हमारे विवाह से पहले की फैमिली है, हमारे जो पिताजी की फैमिली है, माता पिता की फैमिली है, ये वो फैमिली है जिसमें हम भाई बहनों के साथ रहते हैं। थर्ड हाउस ये बड़ा इंपॉर्टेंट हाउस है। हालांकि बृहत प्राशर होरा शास्त्र और अन्य ग्रंथों को पढ़ने के बाद कई बार ऐसा लगता है कि ये हाउस जो है बहुत खराब हाउस है, ऐसा नहीं है। थर्ड हाउस से हम करेज देखते हैं। मान लीजिए व्यक्ति के पास सब कुछ है और उसमें करेज नहीं है, तो वो लाइफ में जरा सा भी दुख आने पे घबरा जाएगा। और करेज, ज्यादा करेज भी ठीक नहीं होता, ये भी एक बड़ा अलग विषय है कि करेज अच्छा करेज रिप्रेजेंट करेगी या बुरा, ये बाद का विषय है। तो थर्ड हाउस से हम करेज देखते हैं। यहाँ पाप ग्रह होने से व्यक्ति जल्दी से संकट आने पे घबराता नहीं है। सिबलिंग है, भाई बहनों का प्रतीक है। अब ये आगे इंटरप्रिटेशन की बात है। जब सिबलिंग हम यहाँ कहते हैं ना, तो सिर्फ ये भाई बहनों को नहीं रिप्रेजेंट करता। आजकल वैसे ही हमारे भाई बहनों की संख्या धीरे धीरे परिवारों में, छोटे परिवार होने के कारण कम होती जा रही है। तो हम इसको टीम वर्क का भी भाव कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति दूसरों से कैसे कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे भाई बहनों से कोऑर्डिनेट करता है, तो आज के टाइम में हम इसको टीम वर्क से रिलेट कर सकते हैं। शॉर्ट जर्नीज, जो अब कितनी शॉर्ट जर्नीज होंगी इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो जो छोटी मोटी यात्राएं हैं वो हम थर्ड हाउस से देखेंगे। टैलेंट, आजकल टैलेंट बहुत जरूरी चीज है। आपके पास अच्छी शिक्षा दीक्षा है, अच्छी डिग्री है, फिर भी आदमी बेरोजगार रहता है कई बार, लेकिन जो टैलेंटेड है वो आसानी से अपना काम कर लेता है। फिर फोर्थ हाउस है मदर, माँ का स्थान है। लैंड, फोर्थ हाउस से हम हमारा घर कैसा होगा, हमारे पास जमीन जायदाद कैसी होगी, ये देखेंगे। तो लैंड और हाउस इससे रिप्रेजेंट होते हैं। ये व्यक्ति का माइंड है, मन है, मस्तिष्क नहीं है। मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फोर्थ हाउस हमारा माइंड को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पाप ग्रह होने से हमें मानसिक परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। यह व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है और हैप्पीनेस को। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो फोर्थ हाउस से है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी यहाँ एक दूसरे से कम नहीं है। सबको अपने घर, सबको अपना घर चाहिए। जिसके सिर पे छत है वो बड़ा सुखी रहता है, ऐसा माना जाता है। तो हाउस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है हैप्पीनेस। अगर यहाँ पे पाप ग्रह बहुत ज्यादा हैं तो व्यक्ति के पास कितनी भी धन दौलत हो, उसको हैप्पीनेस नहीं होती, सुखी नहीं रह पाता, खुश नहीं रह पाता। तो फोर्थ हाउस से हम हैप्पीनेस भी देखते हैं। पांचवा घर है पूर्व पुण्य का। आपने पूर्व जन्म में क्या पुण्य कर्म किए, यहाँ से देखे जाते हैं। तो पाप कर्म भी यहीं से देखे जाएंगे। इंटेलिजेंस का, ये हमारी मस्तिष्क है। चौथा घर मन का है, तो ये मस्तिष्क का है। चौथे घर से हम एजुकेशन को भी देखते हैं, लेकिन वो लोअर लेवल की एजुकेशन होती है। आप कह सकते हो 12वीं तक कह लो या 10वीं तक कह लो, ऐसा कोई इसका डिवीजन नहीं दिया हुआ किताबों में, प्राचीन किताबों में। तो ये बाद में आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा, क्योंकि 10वीं तक हमें कोई विषयों का चुनाव नहीं करना होता है। तो ये हमारा साधारण एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है। पांचवी हाउस से हम एजुकेशन देखते हैं यहाँ, क्योंकि ये हमारा इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम कौन से विषय में पढ़ाई करेंगे, तो वो हम फिफ्थ हाउस से निर्धारण करते हैं। ये हमारी मेंटल एबिलिटी, मानसिक काबिलियत हम में कितनी है ये बताता है। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति के पाप ग्रह है और पीड़ित नहीं है, और फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, ये बाद में आएंगे आपको समझ में, तो आज के टाइम में ये देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति साइंस फील्ड में जाता है और इंजीनियरिंग में जाता है। अगर फिफ्थ हाउस में किसी के राहु है तो उसको हम पितृदोष वगैरह तो बता देते हैं, लेकिन ये व्यक्ति दिमाग का बहुत तेज हो सकता है, उसमें इंजीनियरिंग में जाने की क्षमता रहेगी। फिफ्थ हाउस से चिल्ड्रन भी देखे जाते हैं, हमारी संतान कैसी होगी, कब होगी, इस इन सब बातों का निर्णय हम फिफ्थ हाउस से करते हैं। सिक्स्थ हाउस ऋण है, डेप्ट, डिजीज, बीमारियां यहाँ से देखते हैं। सौरो, दुख वाली घटनाएं हम छठे घर से देखेंगे।
हमारे शत्रु एनेमीज, मैटरनल अंकल और आंट। हर भाव से हम कोई ना कोई रिलेटिव को देखते हैं, वो हम बाद में पढ़ सकते हैं। हर कुंडली का हर भाव हमारे शरीर के किसी ना किसी अंग को भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वगैरह में ज्यादा काम आएगा। तो छठे घर से हम, आप ये कह सकते हो फाइटिंग कैपेसिटी भी कह सकते हो। एनेमीज का घर है ना, तो आप अपने शत्रु पे विजय प्राप्त कर पाओगे अगर यहाँ कोई पाप ग्रह है। जैसे किसी के यहाँ मंगल हो और अच्छी पोजीशन में हो तो शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये शत्रुता ऐसे कोई लड़ाई वाली शत्रुता नहीं होती। छठा घर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे अगर पाप ग्रह है तो छठे घर में अगर पाप ग्रह है तो वो अपने शत्रुओं पे विजय प्राप्त करेगा, मतलब उसमें फाइटिंग कैपेसिटी होगी जो किसी गेम में विजय दिलाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर वो किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, जैसे कोई रिटन एग्जाम दे रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, तो उसके लिए भी छठा घर बड़ा काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि ये 3 6 11 कुंडली में जो पाप ग्रह घर बताए गए हैं, ये इसका इंटरप्रिटेशन बहुत ध्यान से करना होगा, जो आगे हम विस्तार से समझाएंगे। ऋण भी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। अब ऋण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप कोई काम धंधा खोलना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, तो आप ऋण ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ये सब बातों का विचार हम 6th हाउस से करते हैं। इससे कोर्ट केसेस का भी हम विचार कर सकते हैं, क्योंकि एमीज है तो यहाँ से ही कोर्ट केसेस का भी हम विचार कर सकते हैं। एक भाव से बहुत सारी बातें जानी जा सकती हैं। उसकी एक विस्तृत लिस्ट में आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। आप इस वीडियो के विवरण में पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं कि एक एक भाव से हम कितनी और बातें जान सकते हैं। लेकिन कुछ मुख्य बातें जो शुरू में आपको ध्यान रखनी है वो ये है। 7वां घर जो है हमारा लाइफ पार्टनर का है, जीवन साथी कैसा होगा। मैरिज का है, हमारी मैरिज डिलेड मैरिज होगी या देरी से होगी, या इंटरकास्ट मैरिज होगी, कैसी मैरिज होगी और कौन सी दिशा वगैरह में होगी, वो सब यहाँ से हम विचार करते हैं। तो ये पार्टनर का है, तो ये बिजनेस पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 7वां घर जो है हमारा बिजनेस पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कई बार जब पाप ग्रह होते हैं, शनि राहु वगैरह, तो हम जातक को सलाह देते हैं कि आप पार्टनरशिप में काम ना करें। तो ये ट्रैवल को भी बताता है और बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। जनरली हम ये मानते हैं कि 10वें घर से हम आजीविका देखते हैं, नहीं, 7th घर से हम बिजनेस को भी देखते हैं। और जब आप ज्योतिष में आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे ये घर, जो 7वां घर है या भाव है, घर भी कह देते हैं, कई बार भाव भी कहते हैं। तो जो 7वां भाव है ये पद प्राप्ति का भी भाव है। 8वां घर है सोरो, दुख का घर है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा का घर है, डेथ का घर है, अचानक होने वाली घटनाओं का, सडननेस का, और लॉन्गेविटी का भी घर है। तो ये आयु स्थान भी है। अब 8वां जो घर है इसको अलग से बहुत विस्तार में पढ़ने की जरूरत है। 8वां घर से मैंने यहाँ सारी बातें लिखना पॉसिबल नहीं था इस चार्ट में। ये हमारे रिसर्च माइंड को भी बताता है। 8वें खोजबीन का भी घर है, और सोरोज का घर है, डिसअपॉइंटमेंट का है, निराशा का है, डेथ का, सडननेस का। तो यहाँ सडननेस का बड़ा इंपॉर्टेंस है। कई बार लाइफ में हमारे साथ अचानक बहुत सारी अच्छी या बुरी घटनाएं होती हैं। जैसे 10वां घर आजीविका का है, 8वां घर सडननेस का है। अगर ये शुभ संबंध हो तो व्यक्ति को बड़े अचानक से बहुत ऊंचा पद प्राप्त हो जाता है। डेथ का है, और 10वां प्रोफेशन का घर है। अगर इनका कॉम्बिनेशन और बहुत शुभ हो तो कई बार व्यक्ति के ऑफिस में या कार्यालय में या और किसी स्थान पे किसी कर्मचारी की डेथ होती है, तो उसके डेथ के परिणाम स्वरूप किसी को अचानक उसका जो उच्च पद होता है किसी कर्मचारी को प्राप्त हो सकता है। और डेथ का अगर है तो लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, बीमा सेक्टर भी यहाँ से देखेंगे। ये सारी बाद की विषय हैं, शुरू में आपको ये थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वगैरह भी डेथ रिलेटेड केसेस को डील करती है कि हाँ, मरने के बाद उसको पॉलिसी का क्लेम, सेटलमेंट का विषय वहीं पे आता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ डेथ का मतलब डेथ ही हो गया। इसको जानना एक गूढ़ विषय है, ये आपको बाद में समझ में आएगा। ऑकल्ट का है,
मतलब जो गूढ़ विद्याएं हैं उनको भी जानने का भाव 8वां भाव है। और अगर 8वें भाव से कोई संबंध बनता है 10वें का, तो व्यक्ति अपना ज्योतिष वगैरह से भी आजीविका कमा सकता है। 9th घर फादर का घर है। फादर के बारे से जुड़ी बातों को हम 9th हाउस से देखते हैं। ये हमारा भाग्य स्थान है। अगर हमारा भाग्य प्रबल है तो हम काफी कुछ कर सकते हैं। ये हमारा प्रसिद्धि का, फेम का भी भाव है, रिलीजन का, हमारे धर्म के जो अभिरुचि है उसके बारे में भी 9th हाउस से हमें पता लगता है। यहाँ कई बार पाप ग्रह होता है तो हमारा जो अपने धर्म में विश्वास न होकर हम, जैसे राहु है तो हम अपने धर्म में विश्वास न करके किसी दूसरे धर्म को ज्यादा मानेंगे। आजकल होता भी है कि हम अपने धर्म को ना मान के और किसी किसी दिशा में भटक जाते हैं। फॉरेन ट्रैवल का भी है, विदेश यात्राओं का है, हायर एजुकेशन का, ये पीएचडी लेवल की एजुकेशन का भी भाव है। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है फादर एंड फॉर्च्यून, भाग्य। कहते हैं इसका भाग्य बड़ा प्रबल है, तो जिसका 9th हाउस स्ट्रांग है तो उसको लाइफ में कम संघर्ष से या बिना संघर्ष के काफी कुछ प्राप्त हो जाता है। फिर 10वां घर, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। और श्री कृष्ण ने अर्जुन से जब युद्ध के दौरान उपदेश दिया था तो उन्होंने कर्म को ही सबसे प्रधान बताया था कि कर्म करो, फल की चिंता ना करो। तो हम कैसा कर्म करेंगे, हमारा क्या व्यवसाय होगा, आजीविका होगी, इन सब बातों का हम 10वें स्थान से विचार करते हैं। गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अथॉरिटी, अचीवमेंट, डिग्निटी, रेपुटेशन। क्योंकि जिसका व्यवसाय अच्छा है तो वो सारी बातों को प्राप्त कर लेता है, उसको रेपुटेशन भी मिल जाती है। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर कोई उच्च पद पे है तो वो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसके पास अथॉरिटी होगी, अचीवमेंट भी होगी, डिग्निटी भी आ जाएगी। कहते हैं कि नाम कोई सलाम है, जो बड़ा ऑफिसर होता है उसको सब लोग सलाम करते हैं, तो डिग्निटी भी आती है, रेपुटेशन भी आती है। लेकिन इनके विपरीत भी होता है, अगर व्यक्ति का प्रोफेशन अच्छा नहीं है तो उसको कभी डिग्निफाइड लाइफ नहीं जी पाता। यहाँ अत्यधिक पाप ग्रह होने से यहाँ कोई बहुत खराबी नहीं है, पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हमारा ये भाव पीड़ित है तो हमें कितना भी मेहनत कर लें, हमारे को अपने ऑफिसर से डांट ही मिलती रहती है। कई बार व्यक्ति कहते हैं मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन मैं जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, मेरा ऑफिसर मुझे डांटता रहता है। तो वो 10वें भाव के बहुत अत्यधिक पाप पीड़ित होने से ऐसा होता है। 11वां भाव जो है हमारा गेन का है, लाभ का। देखो हमने बताया था दूसरा हमारा बैंक बैलेंस है, वेल्थ का है, लेकिन 11वां गेन का है। अब वो गेन कैसे होगी, हमारी प्रोफेशन से होगी, किससे होगी, वो बात का विषय है। 11वां गेन को रिप्रेजेंट करता है, इनकम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके डिजायर्स को बताता है, आपकी डिजायर्स फुलफिल होंगी नहीं होंगी। बड़े भाई बहनों के बारे में बताता है, आपका फ्रेंड सर्कल। आजकल फ्रेंड सर्कल भी कह सकते हो आप इसको, सोशल नेटवर्क भी कह सकते हो। जिसके 11th हाउस में अच्छे ग्रह हैं तो उसका सोशल सर्कल और बहुत बड़ा होगा, सोशल सर्कल में बहुत अच्छी ग्रोथ होगी उसके। अब देखेंगे कि यहाँ अच्छे ये भाव अच्छे स्थिति में होने पे उसके आप कह सकते हो कि फेसबुक पेज भी बनाएगा तो लाखों फॉलोवर होंगे। तो आजकल ये बहुत इम्पोर्टेंट भाव है। और 12वां घर मोक्ष का है, एक्सपेंडिचर का है, खर्चे का है, जेल का है, हॉस्पिटल्स का है, फॉरेन लैंड का है, लॉसेस का है। अब मोक्ष का है, हमें ना हर बात को शाब्दिक रूप में नहीं लेना है। मान लीजिए किसी का 12वें घर में कोई ग्रह बैठा और उसकी दशा आ गई, तो जब हम सीखते होते हैं ना हम कुछ भी भूल जाते हैं। तो हमें सोच समझ कर प्रिडिक्शन देनी है। हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कोई बहुत बड़े ऋषि मुनि ही बता सकते हैं। अब किस चीज से मोक्ष होगा, मान लीजिए कोई बहुत दिनों से कोई समस्या ग्रसित है और उसका मोक्ष क्या है, उस समस्या से छुटकारा। तो मोक्ष आप एक तरीके से छुटकारे को भी कह सकते हो कि कोई बहुत समय से किसी समस्या से पीड़ित था और अचानक 12वें से रिलेटेड उसकी कोई दशा आई और पता लगा उसको समस्या से मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष किससे, ये भी हमें विचार करना है। एक्सपेंडिचर कोई बुरी चीज नहीं है। एक्सपेंडिचर अच्छी चीजों पे हो तो अच्छा भी है, खराब चीजों पे हो, व्यसन पे हो
तो ये बुरा भी है, शुभ कार्यों पे भी हो सकता है, तो ये एक्सपेंडिचर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार ना अष्टक वर्ग एक आगे आगे विधि आएगी कि 11वें और 12वें में हम बिंदु देखते हैं, जिसके 11वें में बिंदु ज्यादा है और 12वें में कम है तो उसकी आय ज्यादा है और खर्चा कम है, तो फिर उसका सेकंड हाउस भी स्ट्रांग हो जाता है। 11वां 12वां और सेकंड ये तीनों रिलेटेड है। 11वां गेन का है और सेकंड हमारा वेल्थ का है, जमा पूंजी का है। तो हमें गेन हो गई, लेकिन हमारा 12वां घर ज्यादा नेगेटिव हो गया, खर्चे ज्यादा हो गए, तो हमारा सेकंड हाउस ऑटोमेटिकली पीड़ित हो जाएगा, वेल्थ हमारे पास जमा पूंजी बचेगी नहीं। अब जेल का है तो ये नहीं है कि जेल में ही चला जाएगा, उसका हो सकता है 10 से 12वें का कोई ऐसा संबंध बने कि वो जेल में कोई नौकरी करता हो। तो चीजों को बड़ी गहराई में समझने की जरूरत है। ये नहीं कह देना कि हाँ भाई ये शनि बैठ गया तो तुम जेल चले जाओगे। सीखते हुए हमें बड़ा संयम से सीखना है और प्रेडिक्शन देने से पहले हमें काफी कुंडलियों पे अभ्यास करना होगा। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आजकल तो बड़ा वो है कि कोरोना काल चल रहा है तो सबको एक तरीके से जेल वाले हालात हो गए। कई बार व्यक्ति को ऐसे बंधन में रहना पड़ता है, जो उसे ऐसी परिस्थितियों में रहना पड़ता है जो उसे खुशी नहीं देती, तो वो भी एक प्रकार की जेल ही समझो। तो जेल को उस सेंस में भी यूज किया जा सकता है। हॉस्पिटल का है तो डॉक्टर के लिए तो हॉस्पिटल अच्छी जगह है। तो ये नहीं है कि यहाँ पे हम कह दें कि व्यक्ति हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो आपको ये प्रत्येक भाव के कारकत्व पता होने चाहिए, इनको इस्तेमाल कैसे करना है ये हम आगे के अध्याय में समझेंगे। और ये विदेश जाने का भी है, 9th हाउस भी विदेश जाने का है, 7th भी ट्रेवल का है। तो अब 4th और 12th का रिलेशन हो गया। 4th हमारा घर है, 12th हमारा फॉरेन लैंड है, तो विदेश में घर, इस तरह से हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब वो फलीभूत होंगे या नहीं होंगे, कब होंगे, ये बात का विषय है। सेकंड हाउस हमारी आईज को भी बताता है, लेफ्ट आई को, राइट आई को। 12th हाउस हमारी लेफ्ट आई को भी बताता है। जैसा मैंने पहले भी बोला था, प्रत्येक भाव से हम शरीर का कोई ना कोई अंग के बारे में भी विचार करते हैं, लेकिन वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का विषय है तो मैंने यहाँ ज्यादा उसको टच नहीं किया है। तो आपको ज्योतिष को जानने के लिए और ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक भाव के कारकत्व बहुत अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। आपने कोई रट्टा नहीं लगाना है, लेकिन आप इस चित्र को प्रत्येक दिन देखते रहिए। और प्रत्येक भाव के बहुत ही ज्यादा कारकत्व होते हैं, उनकी मैं आपको लिस्ट पीडीएफ में दे दूंगा, तो उसे आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया, हमारा प्रयास आपको सराहनीय लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारे प्रत्येक वीडियो की जानकारी प्राप्त होती जाए। जब भी हम वीडियो रिलीज करेंगे आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। और कहते हैं कि बांटने से ही ज्ञान बढ़ता है, तो आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें। शेयर करने से आप इस विद्या के प्रसार में अपना सहयोग निभाएंगे।